आज संडे की सुबह थी, लेकिन प्रभा बहुत चिड़चिड़ी लग रही थी। प्रभा ने खिचड़ी बनाकर अपने सास ससुर को दी और कपड़े सुखाने के लिए छत पर जा ही रही थी कि विजय से सामना हो गया। विजय, मैं अब तंग हो चुकी हूँ। नहीं होती अब मुझसे तुम्हारे मम्मी पापा की सेवा। आखिर मेरी भी तो कोई लाइफ है। ना कहीं आ जा सकती हूँ, ना अपने लिए थोड़ा समय मिल पाता है। सारा दिन काम ही काम करना पड़ता है। प्रभा अपने पति विजय से आज झगड़ने के मूड में थी। प्रभा यार, माँ भी कहाँ तुमसे अपनी सेवा करवा के खुश है। वो तो उनकी मजबूरी है। जब माँ ठीक थी तब सारा काम खुद ही करती थी, कभी शिकायत नहीं करती थी। प्रभा की सासू माँ की पैर की हड्डी टूटने की वजह से 3 महीने से बिस्तर पर थीं। ससुर जी भी चिंता के कारण शारीरिक रूप से कमजोर हो गए थे। उनका सारा काम प्रभा को ही करना पड़ता था। हाँ, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता ना, इसलिए तुम ऐसा कहते हो। मेरी जगह अगर तुम होते ना, तब तुम्हें पता चलता। प्रभा विजय को कहते हुए वो छत पर जाने लगी। ऐसा नहीं था कि प्रभा दिल की बुरी थी, लेकिन जब सारे घर की जिम्मेदारी एक कंधे पर पड़ती है तो घुटन महसूस होना स्वाभाविक है। प्रभा ने छत पर जाने वाली सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पैर रखा ही था कि उसका पैर फिसल गया। 1 मिनट को जैसे उसकी धड़कनें ही रुक गई। किस्मत से सीढ़ियों पर लगी रेलिंग उसके हाथ में आ गई और वो संभल गई। हे भगवान, अगर मैं गिर जाती तो जहाँ आज सासू माँ है वहाँ मैं होती। फिर हर चीज के लिए मुझे भी दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है। प्रभा भगवान का धन्यवाद करती हुई वो नीचे आई। कमरे में से ससुर जी की आवाज आ रही थी। विजय की माँ, रोज रोज ये खिचड़ी मुझसे नहीं खाई जाती। आज खा लीजिए जी। अकेली बहू बेचारी क्या क्या करेगी। 3 महीने से मैं तो बिस्तर पर पड़ी हूँ। इतना तो कर रही है वो। हम उसका हाथ तो बटवा नहीं सकते, और काम भी क्यों बढ़ाएं। ठीक ही कह रही हो तुम विजय की माँ। हमें बहू के बारे में भी सोचना चाहिए। किसी तरह ये बुढ़ापा कट जाए बस। प्रभा ये सारी बातें सुन रही थी। उसे समझ में आ गया था कि कोई भी अपनी मर्जी से इस तरह बिस्तर पर नहीं पड़ा रह सकता। उनकी भी मजबूरी होती है जो वो छोटे छोटे कामों के लिए किसी के अधीन हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो चीले बनाकर ले आती है। पापा जी, आप चीले खा लीजिए। माँ, आपका भी दवा का टाइम हो गया है। ये लीजिए, दूध पी लीजिए। प्रभा कहकर दवा निकालने गई, तभी विजय कमरे में आता है। प्रभा, मेरे दोस्त से बात की है। कल से एक कामवाली आ जाएगी तुम्हारा हाथ बंटवाने। रहने दो विजय, मैं कर लूंगी। आ जाने दो बहू, तुम्हें भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। अगर तुम बीमार हो गई तो हमारा तो बुढ़ापे का सहारा ही छीन जाएगा। प्रभा की आंखें पानी से भर गईं और वो जोर जोर से रोने लगीं। माँ, पापा जी, मुझे माफ कर दो। मैं जो भी आपके बारे में सोच रही थी, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। विजय, तुम भी मुझे माफ कर दो। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एक शहर में राजेश अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बेटियां रहती हैं। दरअसल कुछ साल पहले एक हादसे में उसकी पहली पत्नी का देहांत हो चुका था और उस पत्नी से उसे एक बेटी है। उसका नाम प्रिया है और दूसरी पत्नी से उसको एक बेटी है। उसका नाम रिया है। राजेश की पत्नी नीता दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन उसका प्रिया के प्रति व्यवहार कुछ अच्छा नहीं था। प्रिया को जरा भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन राजेश के सामने तो प्रिया को बहुत प्यार करती थी और उसके पीठ पीछे उसका बहुत हाल करती थी। लेकिन प्रिया और रिया में बहुत प्यार था। वह दोनों बहनें बहुत प्यार से रहते थे। एक दिन सुबह के 6 बज रहे हैं और ये महारानी अभी तक उठी नहीं है। अभी तो मैं उसको बराबर दिखाती हूँ। अरे ओ महारानी, अभी तक उठी नहीं। सुबह का नाश्ता बनाना है और उनके लिए टिफिन भी तो बनाना है। कौन बनाएगा? इतना देर तक सो रही है तुम। हाँ, मैं उठ रही हूँ। आज थोड़ा लेट हो गया है। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो इतना देर तक आग लग गई। अभी मैं सब कुछ कर लेती हूँ। प्रिया की आज कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है। उसे थोड़ा बुखार जैसा हो रहा है। फिर भी जैसे तैसे करके सब सुबह का पूरा काम कर लेती है। रे ओ महारानी, अब बाकी का काम कौन करेगा? पूरा काम जल्दी जल्दी से निपटा लो। अभी रिया को स्कूल भी लेकर जाना है तुम्हें। नहीं माँ, आज मैं रिया को छोड़ने नहीं जा पाऊंगी। आपको ही जाना पड़ेगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और मुझे कुछ काम भी नहीं हो पा रहा है। हाँ, मुझे पता है तुम यह सब नाटक कर रही हो, क्योंकि तुम्हें काम करना पड़ता है।
इसलिए तुम्हारी यह नौटंकी चल रही है। कामचोर कही की, मुझसे यह तुम्हारी नौटंकीबाजी नहीं चलेगी, समझी? तुम चल अभी जल्दी जल्दी उठ जा और काम करना चालू कर। माँ, दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, तो आप चलो ना मुझे छोड़ने। स्कूल दीदी को थोड़ा आराम करने दो। आप कितना काम करवाते हो उससे। तुम चुप करो, बड़ी आई दीदी की तरफदारी करने। चुपचाप स्कूल चले जाओ। नीता प्रिया को ऐसे ही रोज सताती थी, उसे इतना काम करवाती थी, लेकिन नीता चुपचाप से यह सब सहन कर लेती थी और रोज रात को वह सोते टाइम अपने माँ का फोटो लेकर रोया करती थी और चुपचाप सो जाती थी। सुबह उठकर वही जोश से वह काम पर लग जाती थी। ऐसी कुछ साल निकल गए, बच्चे बड़े हो गए। अब प्रिया 24 साल की हो गई है और रिया 21 साल की हो गई है। फिर भी नीता का व्यवहार जैसे कि वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला। ओ जी, सुनते हो, आज मेरी दोस्त का फोन आया था। उसने हमारे रिया बिटिया के लिए एक बहुत अच्छा और बड़े घर का रिश्ता लाया है। लेकिन नीता, तुम्हें पता है ना कि पहले हमें प्रिया की शादी करनी है, फिर हमें रिया की शादी करनी है, और प्रिया की भी उम्र हो रही है, तो उसके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना हमें। हाँ, प्रिया की भी तो शादी कर लेंगे, लेकिन अभी रिया के लिए रिश्ता आया है। अच्छे घर का लड़का है, अच्छा पढ़ा लिखा है और बहुत पैसे वाला है। तो हम रिया की शादी कर लेते हैं, उसके बाद प्रिया की भी कर देंगे। ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे। ओ महारानी, इधर आओ, एक बात कान खोलकर सुन लो। आज मेरी रिया बिटिया के लिए बड़े घर का रिश्ता देखने के लिए आने वाले हैं, तो उनके सामने तुम मत आना। अब रिश्तेदार रिया को देखने के लिए घर पर आ गए हैं और उनके बीच में रिश्ते के बारे में बातचीत हो रही है। नमस्ते, यह मेरा लड़का है और यह मेरी पत्नी है। हमारे घर में हम 3 ही लोग हैं। मेरा लड़का बहुत बड़े कंपनी में नौकरी करता है और मैं रिटायर हूं। मैं घर पर ही रहता हूं। आपकी बेटी को हमारी बेटी की तरह ही रखेंगे। आप जरा भी संकोच न करें और अपने बेटी का हाथ हमारी बेटे के हाथ में दे दें। अरे भाई साहब, आपने बताया था कि आपकी बड़ी बेटी भी है, वह कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, है ना, मैं अभी बुलाता हूं। प्रिया, ओ प्रिया, यहाँ आओ बेटा। तभी प्रिया माँ ने कही हुई बात भूल जाती है और पापा को बुलाने से हो जल्दी जल्दी में बाहर चली जाती है। तभी विजय की नजर प्रिया पर पड़ जाती है और उसे प्रिया बहुत पसंद आती है और वह तब भी डिसाइड करता है कि मैं शादी करूंगा तो प्रिया से ही करूंगा। फिर वह रिश्तेदार अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह रिश्तेदारों का फोन आता है और प्रिया के पापा फोन उठाते हैं। हेलो भाई साहब, मैं विजय की माँ बोल रही हूँ। हाँ, बोलिए, क्या बात है? हमें आपकी लड़की पसंद है, लेकिन हमें रिया नहीं, प्रिया पसंद है। मेरे लड़के को प्रिया बहुत पसंद आई है और उसे प्रिया से ही शादी करनी है। आपका क्या कहना है? हाँ, क्यों नहीं, हमें तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपके बेटे को हमारी प्रिया पसंद है तो हम शादी के लिए हाँ कर देते हैं। लेकिन नीता को पसंद नहीं है विजय की शादी प्रिया से हो जाए, इसलिए वह प्रिया को बहुत खरी खोटी सुना देती है और बहुत चिल्लाती है। प्रिया को बहुत रोना आता है, वह अपने कमरे में रोते रोते चली जाती है। क्या हुआ दीदी, आप क्यों रो रहे हो? इतना अच्छा रिश्ता आया है, आप शादी के लिए हाँ कर दो। लेकिन रिया, वह रिश्ता तेरे लिए आया है। माँ को जरा भी पसंद नहीं है कि मेरी शादी विजय से हो। मैं शादी नहीं कर सकती। अरे दीदी, क्या हुआ, वह रिश्ता मेरे लिए आया था, लेकिन उन्होंने तो तुम्हें पसंद किया है और इतने साल से तुम यहाँ पर इतना कष्ट ले रही हो, माँ का इतना सहन कर रही हो। अच्छा है कि तुम शादी कर लो और खुश रहो। अब प्रिया की विजय के साथ शादी हो जाती है और 6 महीने बाद रिया की भी अच्छे लड़के से शादी हो जाती है। वह दोनों भी अब ससुराल में खुशी खुशी से रहने लग जाती है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाती है और एक दिन नीता की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। हो बेड से उठकर कुछ कर नहीं पाती है और उसे देखने वाला भी कोई नहीं है और प्रिया के पापा की भी अब उम्र हो चुकी है, उनसे भी कुछ नहीं हो पाता है। हाँ जी, सुनते हो, आप एक बार रिया को फोन करो और उसको बोलो कि कुछ दिन वह यहाँ रहने आ जाए। वह आएगी तो कुछ करके तो दे देगी। मुझसे तो कुछ हो नहीं पा रहा है। तभी रिया के पापा रिया को फोन करते हैं और रिया को यहाँ आने के लिए कहते हैं।
तो ये बोल देती है कि पापा मुझे नहीं जमेगा, आने को मेरे घर में बहुत सारा काम है और यहाँ भी कोई नहीं है करने वाला। आप एक काम करो, दीदी को फोन करके बुला लो। अरे नीता, रिया को टाइम नहीं है, उसे बहुत सारा काम है, वह नहीं आ पाएगी। मैं प्रिया को फोन करके बुला लूं। हाँ बुला लो, देखो फोन करके उसे टाइम है तो यहाँ आने को कहो। तभी प्रिया के पापा प्रिया को फोन करके यहाँ का सब हाल बता देते हैं और उसे यहाँ पर कुछ दिन के लिए आने के लिए कहते हैं और प्रिया कुछ भी देर ना करके तुरंत आ जाती है। माँ क्या हुआ आपको? ये सब अपने क्या हाल बनाकर रखा है? अब मैं आ गई हूँ ना। अब जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं यहीं रहूंगी। आप अब चिंता मत करो। अब कुछ ही दिन में नीता की तबीयत पहले जैसी हो जाती है। नीता अब पहले जैसे ही ठीक हो जाती है। अब प्रिया अपने ससुराल के लिए निकल ही रही थी, तब रिया आ जाती है। देखा ना माँ, आज दीदी को वो वही दीदी है जिसे आपने इतने सालों से नफरत किया करती हो। वही दीदी है जो हमेशा आपके प्यार के लिए इतने सालों से तरस रही थी, पर आपने कभी भी उसे प्यार नहीं किया। आपने उसे कभी अपनी बेटी नहीं समझा। आपने हमेशा उसको सताया है, लेकिन आज देखो, आपके एक फ़ोन करने से ही दौड़कर चली आती है और आपकी सेवा करती है। आप पहले जैसे ठीक हो गए हो। अभी तो समझ जाओ मम्मी की दीदी कोई और नहीं है, हो तुम्हारी बेटी है और आप जितना प्यार मुझसे करते हो उतना ही प्यार उसे करो। अब नीता को समझ आया और उसकी आंखें पानी से भर जाती हैं। प्रिया बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं इतने साल तुम्हें नफरत किया। मैंने कभी भी तुम्हें माँ का प्यार नहीं दिया। आज मुझे समझ आ गया है कि तुम मुझे अपनी माँ की तरह ही प्यार करती हो, मुझे माँ समझती हो, लेकिन मैं इतनी बदकिस्मत हूँ कि इतनी अच्छी बेटी होकर भी मैंने कभी तुम्हें मेरी बेटी नहीं समझी। मुझे माफ कर दो बेटा। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम ऐसे ही नई नई कहानियां आपके लिए लेकर आएंगे। एक शहर में राजू अपने परिवार के साथ बहुत खुश रहता था और वह बहुत ईमानदार और अच्छा इंसान था। उसकी एक बच्ची थी 10 साल की और वह अपने बच्ची के साथ बहुत खुश रहता था। उसकी पत्नी का 2 साल पहले ही देहांत हो गया था। एक दिन राजू काम पर निकल रहा था, तभी पड़ोस के चाचा ने और चाची ने आवाज दी। राजू बेटा, काम पर जा रहे हो? हाँ चाचा जी, कुछ आपको चाहिए? आते वक्त ले आता हूं। नहीं बेटा नहीं, कुछ चाहिए नहीं था, लेकिन तुझसे कुछ बात करनी थी। 5 मिनट है तेरे पास। भाग्यवान तुम, बोलो ना। अरे मैं क्या बोलूं, ठीक है चलो बोलती हूँ। बेटा, सुनीता को गुजरे हुए 2 साल हो चुके हैं। बिटिया रानी भी अकेली है। तुम काम पर जाते हो तो वह पीछे से अकेली रह जाती है। हम लोग तो हैं, लेकिन फिर भी उसकी माँ की ज़रूरत है, तो हमें लगता है कि तुम दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अरे नहीं चाची, आप कैसी बात कर रहे हो? आपको तो पता है कि मैं सुनीता से कितना प्यार करता हूं और उसको कभी भूल ही नहीं सकता और उसकी जगह में किसी और को नहीं दे सकता। इसलिए मैं शादी किसी से भी नहीं कर सकता। अरे हम कहाँ बोल रहे हैं कि तुम अपने लिए शादी करो। तुम उसे बेटी को देखो, वह अकेली है, उसको माँ की जरूरत है। तुम्हें उसके लिए शादी करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं इसके बारे में सोचता हूं, फिर आपको बताता हूं। अभी फिलहाल मेरे को ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तो मैं निकलता हूं। फिर राजू ऑफिस के लिए निकल जाता है और 2 दिन के बाद चाचा जी वापस राजू को आवाज लगाते हैं। राजू बेटा, कुछ सोचा है शादी के बारे में? हाँ चाचा जी, आप लोग बोल रहे हो तो मैं शादी कर लेता हूं। आप लोग सही बोल रहे हो। मैं काम पर जाता हूं तो मेरी बेटी अकेली रह जाती है घर पर, और घर का काम भी तो ऐसी पड़ा रहता है। मुझे भी बहुत तकलीफ होती है। अगर मैं शादी कर लूंगा तो मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए उसके लिए माँ तो मिलेगी, तो मैं शादी करने के लिए रेडी हूं। कुछ ही दिन में राजू की शादी नीता से हो जाती है और नीता घर में आ जाती है। नीता जब घर में आ जाती है तो घर का माहौल बहुत खुश रहता है और नीता भी घर में अपने घर की तरह ही रहने लग जाती है और बिटिया रानी का बहुत ख्याल रखने लग जाती है। राजू को यह सब देखकर बहुत अच्छा लगता है और उसको लगता है कि मैंने जो शादी का फैसला लिया था वह सही था, और राजू रोज की तरह काम पर जाने लग जाता है। शादी के बाद नीता का व्यवहार बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ दिन से सानिका के प्रति उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल गया है। ये लड़की
बर्तन मांझा या नहीं? अभी तक तुम्हें झाड़ू पोछा भी करना है, कपड़े सुखाने हैं, कब करेगी काम ये सब? नीता अब सानिका से घर का पूरा काम करवा लेती थी और खुद बैठकर आराम करती थी, टीवी देखती थी, खाना खाती थी और बेचारी सानिका पूरा दिन काम करती थी। स्कूल जाना भी भूल गई थी, लेकिन वह अपने पापा से कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि उसको लगता था कि उसके पापा कभी भी विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए वह किसी से कुछ बात ही नहीं कर पाती थी। माँ, मुझे कुछ खाने को दो ना, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। तुझे खाना चाहिए तो पहले जाकर बर्तन मांज। वह कौन मांजेगे? तेरा बाप आएगा क्या ये सब करने के लिए? पहले बर्तन मांज, फिर खाना मिलेगा। ठीक है माँ। एक दिन चाचा चाची सानिका को मिलने घर आते हैं, तभी देखते हैं कि सानिका का पोछा लगा रही है। तब उनको देखकर अच्छा नहीं लगता कि इतना छोटी सी बच्ची से पोछा लगवा रही है। तभी नीता से वह बात करते हैं। नीता, तुम यह बिटिया रानी से क्या करवा रही हो? उसे घर का पूरा काम करवाती हो। कितनी छोटी है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। अरे राजू को पता चलेगा तो वह क्या बोलेगा, क्या सोचेगा? अरे चाचा जी, आप हमारे घर में टांग मत बढ़ाओ। हमारे बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पर रहो और आप अपने घर का देखो। हमारे घर में आकर आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। और रही राजू की बात, तो राजू मेरे हाथ में है। मैं जो बोलती हूँ वही राजू को सब सच लगता है। हे भगवान, इस लड़की से हमने राजू की शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब सानिका बिटिया का क्या होगा? हो चाची जी, नीता का क्या होगा, राजू का क्या होगा, हम देख लेंगे। आप यहाँ से, जो आपको यह सब सोचने की जरूरत नहीं है। चलो जी, यहाँ से इस लड़की से बात करके कुछ फायदा नहीं है। ये कुछ समझने वाली नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और एक दिन नीता बाहर घूमने के लिए चली जाती है और सानिका घर पर अकेली ही रहती है। तब चाचा ने देख लिया था कि नीता घर से कहीं बाहर जा रही है। तब चाची को लेकर वह सानिका को मिलने आ जाते हैं। सानिका बेटी कहाँ है? हमारी गुड़िया रानी, देख हम आए हैं, तुम्हारे दादा दादी आए हैं। तब सानिका का चाचा चाची का आवाज सुनते ही दौड़ के चली आती है और चाचा जी के गले लगती है और रोने लगती है। नहीं बेटा, रोना मत। तूने कुछ खाया नहीं है, ये ले तेरे लिए पराठे लेके आई हूँ, फटाफट खा ले। तभी सानिका चाची के हाथ से पराठे छीन के फटाफट से खाने लग जाती है। यह सब देखकर चाचा चाची की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब वह तीनों मिलकर नीता की सच्चाई राजू के सामने कैसे लाई जाए, इसके बारे में प्लान बनाते हैं। 2 दिन के बाद नीता जब दोपहर का खाना खाकर कमरे में सो रही होती है, तब सानिका चुपके से कमरे में आ जाती है और नीता के फोन से अपने पापा को फोन करती है और वह फोन चालू ही रखती है और नीता को जगाने के लिए वह एक फ्लावर पॉट को नीचे गिराती है। फ्लावर पॉट का आवाज आते ही नीता जग जाती है और सानिका को गाली गलौज करने लग जाती है, उसको मारने लग जाती है। यह सब राजू फोन से ही सुन लेता है और उसको तभी पता चलता है कि नीता का सानिका के प्रति व्यवहार कुछ ठीक नहीं है। तब वह घर आ चला आता है। नीता, नीता कहाँ है? इधर आओ। अरे अरे, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? काम खत्म हो गया क्या? फोन भी नहीं किया आपने? अरे बस, तुम चुप हो जाओ। तुम एक शब्द मत बोलो। मुझे सब पता चल गया है कि तुम मेरे बेटी के साथ कैसा व्यवहार करती हो। मेरे बेटी से पूरा काम करवाती हो, उसे खाना नहीं देती, उसे मारती हो। मुझे सब पता चल गया है। इतना दिन से मैं चाचा चाची के ऊपर विश्वास नहीं किया, मेरी बेटी के ऊपर विश्वास नहीं किया, लेकिन मैंने आज मेरे खुद कानों से सुना है तुम मेरी बेटी के साथ कैसा व्यवहार करती हो। अरे मैं तुम्हें शादी करके क्यों लाया था? मेरी बेटी के लिए लाया था, उसको अपनी माँ का प्यार मिले इसके लिए लाया था, उसकी जिंदगी अच्छे से निकले इसके लिए लाया था। और यह तुम क्या कर रही हो? अब मैं तुम्हें इस घर में नहीं रख सकता, यहां से निकल जाओ मेरे घर से। और राजू नीता का हाथ पकड़कर उसको घर से बाहर निकाल देता है, लेकिन नीता उसे माफी मांगती है, सानिका से भी माफी मांगती है। मैं ऐसा नहीं करूंगी, आप जो बोलोगे वही मैं करूंगी। लेकिन राजू एक भी बात नहीं सुनता है, उसको घर से धक्का देकर बाहर निकलता है। लेकिन सानिका को यह सब देखने के लिए अच्छा नहीं लगता है। वह अपने पापा से बोलती है कि पापा पापा ऐसा मत करो, माँ को घर से मत निकालो, उसको हमारे साथ रहने दो। पापा ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो, उसको मत निकालो, उसको हमारे साथ रहने दो। वह मेरी माँ है, वह कहाँ जाएगी? पापा मेरी बात सुनो।
ये सब देखते नीता को अपने आप से नफरत हो जाती है। ये मन में सोचती है कि इतनी अच्छी बेटी है और मैंने क्या किया। इसके साथ अब मैं माफी मांगने की लायक नहीं हूँ। मैं आपके माफी मांगने के भी लायक नहीं हूँ। फिर भी मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए और मुझे घर से बाहर मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी, किधर रहूंगी, ऐसा मत करो। जो आप बोलोगे वही मैं करूंगी। आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। इसके वजह से आप दोनों को तकलीफ हो। मुझे माफ कर दीजिए। ना, मुझे एक मौका दीजिए। अगर मैं फिर से ऐसा करूंगी तो आप मत माफ करना, लेकिन इस बार मुझे माफ कर दो। माँ आप माफी मत मांगो, चलो आप घर के अंदर चलो। लेकिन बेटा, तुम्हारे पापा वह मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। पापा आप माँ को माफ कर दो ना, अभी छोड़ो ना जो हुआ। अभी हमें माँ की बहुत जरूरत है। आप माँ को प्लीज माफ कर दो ना। देखा नीता, तुमने जिसे ज्यादा तकलीफ दी है उसको ज्यादा दर्द दिया है। वही इंसान आज तुम्हारे लिए रो रहा है। वह बच्ची को माँ का प्यार चाहिए, इसलिए वह बच्ची तुम्हें इतना प्यार करती है, अपनी माँ समझता है। ठीक है बेटा, तुम बोल रही हो तो मैं नीता को माफ कर देता हूं, लेकिन अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो मैं माफ नहीं करूंगा और तुम्हारी बात भी नहीं सुनूंगा। राजू अब नीता को अपनी बेटी के वजह से माफ कर देता है और घर के अंदर लेता है और वह तीनों खुशी खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।